हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम लोग 23 जून 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। अब प्रीलिम्स एंड मेंस कौन से एग्ज़ाम का तो मैं क्लियर कर दूं, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी या कोई भी अगर आप वन डे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरे चैनल का नाम है, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दैट, लाइक करिए चैनल को और शेयर करिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक MOU साइन हुआ है। किसके बीच में साइन हुआ है? सो इंडिया एंड फिजी के बीच में, है ना। तो आपकी आदत मुझे पता है छूट चुकी होगी, बट ट्राई टू कीप अ पेन एंड अ नोटबुक विथ यू, ठीक है। एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, ट्राई टू राइट डाउन द डेट 23 जून एंड उसके बाद जो मैं आपको बताती जाऊंगी उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। दिस इज़ द न्यूज़, बट मैंने स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा हटा दिया है यहाँ से ताकि न्यूज़ थोड़ा कम टाइम में कंपाइल हो सके, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पेन और पेंसिल लेके बैठना है या फिर एक कॉपी ले लीजिए एंड जो मैं आपको बताती जाऊँगी आपको उसको फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। उसके बारे में आपको खुद से थोड़ा सा रीड करना है, थोड़ी सी रिसर्च, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी एंड आपका स्टैटिक भी कवर होता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंडिया एक कंट्री है एंड फिजी एक कंट्री है। इंडिया भी ऑल नो, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है ये। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया, दैट इज, है ना, भारत। इसके अलावा आपको जो दूसरी कंट्री दिख रही है दैट इज फिजी। तो फिजी के बारे में आपको देखना है कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड में, ठीक है, कैसी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, कोस्टल कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो पहला है आपके लिए फिजी। इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों ने कोई समझौता किया है किस चीज़ के, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, यानी जितने भी आपकी खेती या खेती से जुड़े हुए और जो सेक्टर हैं उसमें एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइस इंडस्ट्री, रूट, एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन की बात करिए, हॉर्टिकल्चर यानी फूल हो गए, सब्जियां हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, पेस्ट, डिजीज, ब्रीडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखेंगे इन सब में एक दूसरे को कॉपरेट करने वाले हैं। इसके अलावा कॉपरेशन में भारत ने पहले अपना कदम दिखाया है, उसमें क्या किया है, लगभग 7 टन जो सीड है, बीज है, 14 जो वेराइटीज़ हैं आपकी फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल्स की, वो फिजी को दिया है, ठीक है। यानी अपना एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं एक ग्रांट के रूप में भारत सरकार ने किसको दे दी, फिजी की सरकार को। देख लिया। अभी क्यों दिया गया है, क्योंकि फिजी में आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ रहा है दैट इज साइक्लोन यासा। आपको मुझे बताना है साइक्लोन यासा के बारे में, क्या है मुझे नहीं पता। साइक्लोन है, आपको नाम से पता लग गया, बट है क्या, कहाँ पर आया, कब, ठीक। तो साइक्लोन ने फिजी को दिसंबर 2020 में स्टक किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसी से थोड़ा राहत दिलाने के लिए भारत सरकार ने ये हेल्प की है, ठीक है। सो हमारा पहला आर्टिकल कवर हो गया, 2 आपके स्टैटिक पार्ट के साथ में। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंडियन नेवी। अब बात क्या हो रहा है, जब आपने सुना होगा कोई भी एक शिप जो होता है, किसी भी एक कंट्री का शिप होता है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह से क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है, क्रॉस करना मतलब वहां से पैसेज कर रहा होता है। तो पैसेज के समय में अगर आप देखेंगे वो क्या करता है, किसी दूसरी कंट्री के साथ में एक्सरसाइज करता है, उसी एक्सरसाइज को हम लोग पैसेज एक्सरसाइज करते हैं। तो यूएस नेवी की बात करते हैं, यूएस नेवी का कैरियर स्ट्राइक जो ग्रुप है, ठीक, वो इंडियन ओशन के थ्रू पास होके जा रहा था, जिसमें अगर आप देखेंगे रोनाल्ड रीगन जो है इसमें इन्वॉल्व था, ठीक। तो इसने इंडियन नेवल शिप के साथ में क्या किया, एक्सरसाइज करी है, एक तरीके से प्रैक्टिस करी है। कब, आज और कल, यानी 23 और 24 जून 2021 में। कहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन रीजन में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नोट डाउन, इंडियन नेवल शिप्स आपकी कोची एंड तेग, इसके अलावा P-81 MiG-29 के। अब आप सोच रहे होंगे MiG-29 के तो एयरक्राफ्ट है, तो यस, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ है, जिसने इंडियन एयरफोर्स ने भी क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। दोनों कंट्रीज अब ऑब्वियस सी बात है मैरीटाइम सेक्टर पे एक दूसरे को क्या करने वाली हैं, हेल्प करने वाली हैं, कॉपरेट करने वाली हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दैट। एंड अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर हुई एक्सरसाइज, आपके तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा साउथ में अगर आप देखेंगे तो इस एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टोआईथॉन 2021। आई थिंक मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। यूनियन मिनिस्टर ने एक ग्रैंड फिनाले अभी इसका इनॉग्रेट किया है, टोआईथॉन का 2021 का। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, आपको सारी मिनिस्ट्री का नाम पता होना चाहिए, बिकॉज कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन सेल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉमर्स इंडस्ट्री, एमएसएमई, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी मिनिस्ट्री एक साथ हैं। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, कोई स्टार्टअप है, कोई एक्सपर्ट है, अगर आपके पास भी कोई टॉय रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड अगर कोई भी अच्छा आइडिया है, नया आइडिया है, तो उसको आप लेके जा सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक, एंड इसमें लगभग काफ़ी अच्छा प्राइस भी आपके लिए रखा हुआ है। सो दिस इज रिगार्डिंग टॉयकथॉन 2021 के बारे में। मिनिस्ट्रीज याद रखिएगा, माइट भी पॉसिबल ऑप्शन में आपसे दे दिया जाए कि ये टॉयकथॉन 2021 में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है, कोई भी एक दे देंगे जो नहीं इन्वॉल्व है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज व्हाई डू न्यू वायरस वेव्स हैपन। अब बेसिक बात आ रही है कोरोना वायरस की। ठीक है, आप सुन रहे हैं 2020 जब से ये इंडिया में आया है, तो हम लोग देख रहे हैं कभी एक वेव आ रही है, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, एक म्यूटेंट वायरस आता है, फिर दूसरा आता है। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, नीति आयोग के जो मेंबर हैं हेल्थ ने, उन्होंने सिंपली आपको कुछ तरीके बताए, कुछ तरीके यानी कुछ रीजंस बताए जिसकी वजह से ये वेव्स आपके लिए हैपन कर रही हैं। तो आपके हेल्थ के पार्ट से अगर बात करते हैं, जीएस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग में थोड़ा सा, क्योंकि कोविड चल रहा है तो एक क्वेश्चन इसमें मान के चलिए पक्का आपके आंसर राइटिंग में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वायरस का बिहेवियर। वायरस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकता है, सबसे पहला रीज़न। दूसरा, ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, ससेप्टेबल क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले अगर आप देखेंगे कभी किसी और इसी कोरोना वायरस की बात करो तो इन्फेक्ट नहीं हुए, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, यानी उनके पास लड़ने के लिए जो सैनिक होते हैं वो नहीं होंगे। अगर उनके पास सैनिक नहीं है तो कोरोना वायरस उन पर जल्दी से अटैक कर सकता है। सो दूसरा रीज़न आपका ये हो गया। तीसरा, ट्रांसमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो वायरस है स्टार्टिंग पे जब ये आया था ना, तो उसके ट्रांसमिसिबल पावर बहुत कम थी, यानी एक इंसान से शायद एक इंसान तक कैरी होता, 2 इंसान तक जाता। अब जो उसकी कैपेसिटी है वो लगभग एक इंसान से 13 इंसान तक इन्फेक्ट करने की हो चुकी है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल पावर बढ़ चुकी है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा केसेस कम होना स्टार्ट होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। इंडिया में केसेस 80 था, रिकॉर्ड 1 लाख से 48 दिनों बाद पता लग रहा है 80,000 केसेस आ रहे हैं। बट ट्राई टू नोटिस 80,000 भी कम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में बैठना, बिना मास्क के, ठीक है, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वायरस को क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी, है ना। तो वो चीज़ें आती हैं एंड उसकी वजह से आपकी वायरस की वेव क्या है, बार बार हैपन हो रही है। सो दीज आर द 4 रीजंस। अंदर की चीज़ें आपको ऐसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जिसको नोट मेकिंग नहीं समझ में आती है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। ठीक, अगेन इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, है ना, यहाँ से मुझे एक कोट याद आ रहा है कि अगर मैं हिंदी में ही बता देती हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल विल बी कंफर्टेबल एट दैट पॉइंट, कि बट एक यू सुना होगा किसी ने कि अपॉर्चुनिटी जो होती है ना आपके दरवाजे पे एक ही बार आती है। सो दिस इज़ द टाइम, आपको टाइम मिला है। जून में आपका एग्जाम होना था एंड द एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन। ठीक है, तो एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्राई टू ग्रैब इट। पिछले साल भी हुआ था, आपने गवा दिया, मुझे पता है, एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे पिछले साल नहीं हुआ, इस साल देखते हैं। तो अभी भी टाइम है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किए प्रिपरेशन, लेट मी टेल यू, आप अभी भी करके ये कर सकते हैं। ठीक है, सो बी डिटरमिन्ड ऑन योर पाथ। नाउ यूके लाइसेंस ऑफिसर जॉइंस नेवीज इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, लाइसेंस ऑफिसर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार आपका ये पार्ट क्लियर कर देती हूँ। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो एक लाइसेंस ऑफिसर है, उसने ज्वाइन करा है नेवीज का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, यानी नेवी का हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है IFC IOR का, उसमें यूके ने ज्वाइन कर लिया है। तो यानी इसके पहले और भी कंट्रीज आ चुकी होंगी, तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और USA ये पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। यूके आपकी 5th ऐसी कंट्री बन गई है जिन्होंने अपने लाइसेंस को, यानी अपने ILO को क्या कर दिया है, यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। तो लाइसेंस ऑफिसर एक तरीके से अभी सोचिए मीडिएटर की तरह काम करता है। मान लीजिए इंडिया किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहती है कि आसपास की कंट्री हेल्प करे, तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज अपना अपना एक ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे, दैट इज लाइसेंस ऑफिसर। ठीक है, फॉर नाउ सिर्फ इतना ध्यान रखिए। नाउ इंडियन नेवी ने जो IFC IOR यानी इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के लिए जो एस्टैब्लिश किया था 2018 में किया था, ताकि वो शिपिंग जो ट्रैफिक है उसको इजीली क्या कर सके, ट्रैक कर सके, एक दूसरे की हेल्प की जा सके। ठीक, मैरीटाइम डेटा की बात करते हैं, डोमेन अवेयरनेस की बात करते हैं। इसका जो सेंटर अगर आप देखेंगे तो उसको गुरुग्राम में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के साथ में उसमें लाया गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काम है बेसिक, मुझे लाइसेंस ऑफिसर की बेसिक बात बताइएगा कि मैंने क्या आपको कहीं और पर भी बताया था लाइसेंस ऑफिसर के बारे में, कुछ रेड सी, स्वेज कनाल या फिर मॉरिशस या फिर मेडागास्कर, शायद आपको कुछ याद आ रहा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैंने कब आपको बताया था और किस चीज़
के बारे में बताया था। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पापीकोंडा पार्क गेटिंग रेडी फॉर टाइगर सेंसस। ठीक है, टाइगर सेंसस होता है, आपको पता होगा हर साल हर साल की बात नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग जानवरों का बेसिकली नंबर काउंट किया जाता है, कितने जानवर हैं, कितना नंबर है उनका, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको बताते हैं कि वो डेंजर में है नहीं है। ठीक, तो पापीकोंडा जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर ये आपका लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा। ठीक, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क मिल जाएगा। अगले साल इन 2022 के एस्टिमेशन के लिए यहाँ पर जो प्रिपरेशन शुरू कर दी गई है ताकि हम क्या कर सकें, टाइगर सेंसस कर सकें। ठीक है, तो शेरनी याद आ गई होगी आपको, अवनी, T12 आई थिंक सबने देख ही ली होगी, है ना, वो सब नहीं छूटने वाला है क्योंकि एग्जाम बढ़ गया तब तो हमारे पास टाइम है, आराम से देखेंगे शेरनी नहीं, उसके बाद पढ़ाई बाद में होती रहेगी। नहीं, चलो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया की बात करते हैं तो आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क क्या है, एक बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। गोदावरी नदी इसके थ्रू होकर गुजरती है एंड यहाँ पर पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूं ताकि याद रहे, दिस इज आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है एंड हमारा आंध्र प्रदेश है ना, ये हमारा तेलंगाना है एंड इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, जगन वेलकम्स वामसधरा वर्डिक्ट। जगन क्या कर रहे हैं, ही इज वेलकमिंग द जजमेंट ऑफ वामसधरा वाटर ट्रिब्यूनल। रिवर वामसधरा की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको दिख रही है ये महानदी एंड गोदावरी के बीच में बहती है, साउदर्न उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा कभी भी दो स्टेट के बीच में अगर पानी को लेके, वाटर को लेके डिस्प्यूट होता है तो दैट इज बीइंग सॉल्व बाय ट्राइब्यूनल। आपको मुझे बताना है ट्राइब्यूनल क्या होता है, वाटर के लिए ट्राइब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था पहला, क्या वाटर के अलावा किसी और चीज के लिए ट्राइब्यूनल होता है या नहीं। ठीक, सो हम लोग वामसधरा की बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग ये ट्रिब्यूनल था। नाउ ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है वामसधरा रिवर आपकी, तो ये वामसधरा आपकी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा से वहां से फ्लो करती है। ठीक, आंध्र प्रदेश की बाउंड्री से होते हुए एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल में कलिंगपट्टनम में जाके जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी दो स्टेट्स के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। नाउ मुझे एक चीज़ और बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो इस ट्राइब्यूनल से डील करता है, सो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, UNHRC ग्रेव कंसर्न्स रेज्ड ओवर जिनजियांग। ठीक है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करते हैं जो अगर आप देखेंगे कहाँ पर इसका 47 सेशन हेल्ड किया गया है जेनेवा में, ये पहले भी न्यूज़ में आ चुका है सेम चीज़ के लिए। अब आपको फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अराउंड मार्च में या फरवरी में मैंने आपको पढ़ाया होगा, मुझे एक्चुअल पूरा क्लियर याद नहीं है। ठीक है, कोई एक रिपोर्ट आई थी एंड उस रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें भी हमने यहाँ पर जिनजियांग प्रोविंस की बात की थी। तो जिनजियांग क्या है, चाइना में एक प्रोविंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेट मी शो यू, ये आपको चाइना का पार्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ये जिनजियांग देखने को मिलता है, ये हमारा भारत है, ये नेपाल है एंड दिस इज बर्मा। नाउ यहाँ जिनजियांग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी देखने को मिलती है, दैट इज उइघर्स। ठीक, उइघर्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आपको याद होगा। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे सो बहुत सारी कंट्रीज ने एक साथ मिलकर चाइना का जो एक्शन है जो वो जिनजियांग उइघर ऑटोनोमस रीजन में ले रहा है उसके रिगार्डिंग कंसर्न दिखाया है कि वहाँ के लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड नहीं की जा रही है, फंडामेंटल चीज़ें भी उनको नहीं दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, इनह्यूमन बेसिकली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, औरतों पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ही इल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कंसर्न देखने को मिल जाएगा। नाउ UNHRC की बात कर रहे हैं क्योंकि UNHRC न्यूज़ में है, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग कौन सी इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में ये बिलोंग करता है, किससे लिंक्ड है, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। सी कमेंट करने से शायद आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट अगर आप उसको लिखेंगे अगेन आई वुड से आपको बार बार चीज़ें याद होती रहेंगी। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए, थोड़ा सा आलस ताकि उड़ाइए, टाइपिंग कर दीजिए, जैसे है ना कुछ भी हम टाइप करते रहते हैं तो उसको भी एक बार टाइप कर दीजिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अफगान वायलेंस हैज राइजन। जयशंकर, जयशंकर कौन है मुझे बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की। अब UNSC की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, इंडिया इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, आई डोंट नो, इलेक्शन हुआ, कुछ तो हुआ है, इंडिया कुछ तो इलेक्ट होके बन गया है,
क्या बन गया मुझे नहीं पता है, कोई तो प्रोसीजर था, कुछ 5-10 करके मैंने बताया था, मुझे वो भी याद नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं पढ़ के बताऊंगी क्या था एक्चुअल में। ठीक, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी एंड इसी में जयशंकर जी ने कहा है कि अफगान का जो वायलेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता होगा यूएस ने यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस भी थी, ठीक है, वो अपना हटा ले रहे हैं यहाँ से, अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की थी उसको हटाया जा रहा है। एंड इसी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में जो तालिबान फोर्सेज हैं वो अपना वायलेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने टेरिटोरियल गेन यानी जो उन्होंने कब्जा करके रखा था उसका एरिया भी बढ़ते चले जा रहा है। तो ही इज जयशंकर, है ना, कौन है ये बताइएगा, हैं तो जयशंकर जी बट हैं कौन। ठीक, तो ये तालिबान क्या कर रहे हैं, अपना टेरिटोरियल एरिया एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पीओके ऑक्यूपाई करता जा रहा है, चाइना इधर से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर सियाचिन ग्लेशियर वगैरह की बात करते हैं तो सेम उसी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान अपना क्या कर रहा है, टेरिटोरी बढ़ाता चला जा रहा है। ये जो अगर आप देखेंगे इंक्रीज इन वायलेंस आपको देखने को मिल रहा है, किसने रिपोर्ट किया, ह्यूमन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, इनके द्वारा बेसिकली रिपोर्ट किया गया। इसमें भी वुमेन, गर्ल्स एंड एथनिक एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में वायलेंस आपको और ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न का इशू आ गया। ठीक है, यूएनएससी के बारे में मुझे बताइए, इंडिया का अभी फिलहाल क्या रोल है यूएनएससी में, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नाउ दूसरा आपको मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, अफगानिस्तान से लगने वाली जितनी भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है जो आपकी क्या करती हैं, अफगानिस्तान को सराउंड करती हैं। ठीक है, बाकी ऐसा आई थिंक आपको पता होगा क्या पूरा इशू चल रहा है। ठीक, तालिबान जैसे अगर आप देखते हैं आतंकवादी ग्रुप होते हैं, ठीक है, वी विल और टेररिस्ट ग्रुप है एक तरीके का। सो सेम वहाँ पर उन्होंने क्या करके रखा है, अफगानिस्तान में आपके बहुत सारा वायलेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक, टेरिटोरियल बेसिकली एक्सपेंशन अपना करते चले जा रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आपको पता होगा, आपने बामियान बुद्धा के बारे में सुना होगा, अफगानिस्तान लिंक, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट हो गया है, सबको कवर करते चाहिए बिकॉज स्टैटिक कहीं और से नहीं आता, आपके करंट से ही लिंक करके आता है। बामियान बुद्धा का क्या बेसिक लिंक है मुझे बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अब वो जो कंडीशन है बेसिकली और ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। तालिबान के लिंक भी आपको देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान बेस्ड कुछ टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे अलकायदा की बात करिए, लश्कर तैयबा, तरीके तैयबा पाकिस्तान। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, एक तो जनरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, इंडिया के बहुत सारे बेसिकली इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के साथ में। ठीक, तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल अफगानिस्तान, इसीलिए हमारे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ 8 रेयर पिग्मी हॉक्स रिलीज इन मानस नेशनल पार्क। नाउ पिग्मी हॉक्स आर व्हाट, पिग्मी, पिग मतलब क्या हुआ, सुअर हो गई। ठीक है, बहुत ही क्यूट एनिमल्स होते हैं। एंड पिग्मी हॉक्स की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे रेयर एंड सबसे छोटी जो वाइल्ड पिग्स होती है, दीज आर पिग्मी हॉक्स। अब 8 जो रेयर आपकी पिग्मी हॉक है, इनको मानस नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। आपको याद होगा, है ना, आपने ये सब वी हैव रिवाइज सेवरल टाइम्स, मोंक डी, रिमेंबर ये मोंक डी क्या है, जिसको नहीं पता है, आसाम में पाए जाने वाले जितने भी नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो मोंक डी मुझे बताइएगा कौन कौन से हैं। ये तो काजीरंगा है, ज़रूर पता होगा, ओ से ओरांग है आपको पता, और एम से आपका मानस है। बचा एन और डी, मुझे बताइएगा क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, सो आपका मानस नेशनल पार्क आसाम में है। यहाँ पर क्या है, दुनिया का जो सबसे रेयर एंड सबसे छोटा वाइल्ड पिग्स है उनको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ये इंडिया में एंडेमिक है, आपको साउदर्न फुटहिल्स जो है हिमालय के वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, आसाम, नेपाल के तेराई रीजन से होते हुए बंगाल के दुआर में भी आपको देखने को मिलता है। लगभग 1960 में ऐसा माना गया कि ये जो पिग हैं आपकी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट 1971 में इनको फिर से रीडिस्कवर किया गया। कहाँ पर, आपके बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आप मुझे ये बताइए कहाँ पर है बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन हो गया, आप लोग कमेंट नहीं करोगे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो ये बर्नाडी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर डिस्कवर हुआ। अब इसीलिए क्या किया जा रहा है, इनको और क्रिएट करके इनको नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो इनको पार्क में छोड़ा जा रहा है। नेशनल पार्क्स में जो भी नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पर इनको रिलीज किया जा रहा है। बहुत अलग अलग तरीकों से इनको कंजर्व किया जा रहा है। कंजर्वेशन, पहले इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक, उसके बाद इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, देन इनके हैबिटेट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, सो पहले इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग कराई गई, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनको फिर से वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कुछ सिलेक्टेड साइट्स पे, जैसे मानस नेशनल पार्क में छोड़ा गया, एंड देन जिस हैबिटेट में रहते हैं उसको कंजर्व किया जाता है ताकि इनके नंबर को कंजर्व किया जाए। अब आपको जो पता लगा 1960 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, 71 में फिर से मिले, तो नंबर बहुत कम है। लगभग 250 इंडिविजुअल आपको देखने को मिलते हैं, 250 ओनली, हाईली रेस्ट्रिक्टेड रेंज में रहते हैं, एंड ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखे गए। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। पिग्मी हॉक की बात करते हैं तो इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग और यहाँ पर आपको आसाम के बाकी
कुछ पार्क्स की बात करते हैं जहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया इनके लिए, दैट इज सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, बनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 आंसर तो आपको यही बता दिए मैंने। नाउ ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं, क्यों न्यूज़ में है, क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कोरल रीफ माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ पर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। दूसरा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूएन कमेटी की, उनके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार इसका डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। जीएस पेपर 3 के लिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनेस्को है, उन्होंने कहा है कि ये जो आपका सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है इंडिया का, सॉरी दुनिया का, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होता चला जा रहा है एंड ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, हालांकि वहाँ से टूरिस्ट अट्रैक्शन हट रहा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेंजर लिस्ट में आ गया, बट स्टिल बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है किसके लिए, ताकि आप इस पूरे पार्ट को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। नाउ कमिंग टू द पार्ट, अगर कोरल रीफ की बात करते हैं तो कोरल एक्चुअल में होते क्या है, मरीन एनिमल्स होते हैं, जैसे जेलीफिश एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये लाइमस्टोन स्केलेटन के होते हैं, अंदर इनका जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, जाके जमीन जो भी आपका सी बेड होता है उस पर चिपक जाता है। फिर ये क्या करते हैं, स्टिक होने के बाद में बहुत सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करते रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में थाउजेंड्स ऑफ क्लोन बना के क्या करते हैं, ये सरफेस के ऊपर भी कभी कभार आ जाते हैं। सरफेस के ऊपर जैसे ही ये आ जाते हैं, एक के ऊपर एक बनते 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 तो ये एक आइलैंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आइलैंड कैसे, मान लो ये पहले ऊपर आ गया सरफेस पे, फिर यहाँ वेजिटेशन ग्रो कर दिया तो ये आइलैंड क्रिएट कर जाएगा। और दूसरी चीज़, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मरीन एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे कोरल रीफ में। दूसरा, इस अगर कोरल रीफ की बात करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। ठीक, और अगर बात करते हैं तो ये बहुत सारे सी इरोजन को रोकता है। लगातार बहुत तेज वेव जा रही होगी तो हो सकता है सी इरोजन करे, तो ये कोरल रीफ उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे पेड़ होते हैं, शेल्टर बेल्ट हम लोग लगाते हैं, साउंड को, विंड को रोकते हैं, सेम उसी तरीके से कोरल रीफ आपका काम करता है। इंडिया की बात करते हैं, जैसे टाइगर और एलिफेंट को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में हमने अपने कोरल रीफ्स को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। नाउ थ्रेट क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोरल रीफ आपके क्या हो सकते हैं, थ्रेट में है, खतरे में है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का सेंटर भी माना जाता है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लीचिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा वार्म वेदर होने की वजह से जो एल्गी होते हैं जो आपकी कोरल रीफ में, वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से हट जाएंगे, एल्गी हटेंगे मतलब आपका इकोसिस्टम, आपकी लाइफ साइकिल, आपका जो बेसिकली हम फूड साइकिल की बात करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी प्रोड्यूसर ही हट गया। प्रोड्यूसर हट गया तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, अपने आके पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एल्गी छोड़ देते हैं इसको वार्म वेदर की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द हमारे प्लैनेट ये फॉर्म करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द न्यूज आर्टिकल जो आज आप देख सकते थे एंड दिस इज रिगार्डिंग, थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक, सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट जरूर करिए। जितनी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग की बताई है कोशिश करिए उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद में उस पर कमेंट जरूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।